चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक का रिवीजन कंटिन्यू करें ना। जो यहाँ हमारा रिवीजन चल रहा था सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग सम कर रहे थे, और जिस सम में इसके दूसरे वीडियो में हमने देखे थे मीन और वेरिएंस कैसे ढूंढने, वो मीन और वेरिएंस के डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें हमने देखे थे कि आपको एक्स और पी एक्स सीधा दिया हुआ ही होता है, और मीन और वेरिएंस कैसे ढूंढते हैं वो हमने समझा था। अब इस वीडियो में हमें समझने हैं उसके प्रॉब्लम सम्स, कि जब प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं तो पहले एक्स और पी एक्स भी हमें ढूंढना होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर उसका मीन और वेरिएंस भी ढूंढना है। बराबर? तो ध्यान से समझना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे कि हम शुरू करें इलस्ट्रेशन 7 से। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो सेकंड चैप्टर का इलस्ट्रेशन 7, उसमें शुरू करें कि वो कैसे हमें क्वेश्चन करना है। अब यहां जैसे इलस्ट्रेशन 7 में दिया हुआ कि देयर आर 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स, कि एक बॉक्स में 2 रेड और एक ग्रीन बॉल है। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स, कि बॉक्स में से 2 बॉल हमें सिलेक्ट करने, टोटल 3 है, उसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करने विथ रिप्लेसमेंट है। ये चीजें ध्यान देना, ये सब हम चैप्टर 1 में भी देखते थे, जो चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी का था। भले आपने स्किप कर लिया, पर थोड़ा तो उसमें ध्यान रहना चाहिए ना, कि भाई विथ रिप्लेसमेंट है। मतलब अगर हमने एक बॉल सिलेक्ट किया, वापस रखा, फिर दूसरा बॉल सिलेक्ट किया, बराबर ना, ऐसे विथ रिप्लेसमेंट आ रहा है। सो ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द 2 बॉल्स ड्रॉन एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका तैयार करना है? तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द 2 बॉल। जो हम 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल 3 बॉल है, उसमें से 2 सिलेक्ट करने, उन 2 बॉल्स में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें तैयार करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमें टेबल तैयार करना है। जब भी क्वेश्चन में आए कि भाई प्रिपेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब समझ लो कि हमें टेबल तैयार करना है उसकी। तो अगर टेबल तैयार करना है, तो टेबल तैयार करने के लिए हमारे पास x और px होना चाहिए ना, बराबर। और x और px पे क्या सिलेक्ट करें वही ध्यान देना होता है। जैसे x पे क्या लिखें, वही जो ऑलरेडी इसमें होता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन किसका तैयार करना है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। मतलब x पे हम लोग रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो मतलब यहाँ पहले यहाँ पे लिखना ऊपर कि हियर x denotes द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, के x पे रेड बॉल्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, अब रेड बॉल्स कौन से? तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे सिचुएशन है कि हमारे पास 3 बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं और एक ग्रीन बॉल है, ऐसा ना। 2 रेड बॉल हैं, सपोज उसे नाम दे दो R1 और R2। 2 रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, 3 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने। उसमें से रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? तो पॉसिबल है, पहले ये माइंड में ही सोचना है, जो चैप्टर 1 में किया था ना उसकी तरह खुद ही हमें तैयार करना है, कि देखो जो 2 बॉल सिलेक्ट करना है उसमें रेड बॉल कैसे हो सकते हैं। तो पॉसिबल है जो 2 बॉल सिलेक्ट करना हो उसमें से एक भी रेड बॉल ना हो, दोनों ग्रीन हो। पॉसिबल है ना, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि अगर हमने ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया, रखा, फिर से दूसरी बार ग्रीन बॉल ही सिलेक्ट हो गया। 2 बॉल सिलेक्ट करने विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल सपोज ग्रीन सिलेक्ट किया, फिर जो है वो रखा, फिर से जो है वो दूसरा सिलेक्ट किया, वो भी ग्रीन ही आया। पॉसिबिलिटी है ना ये। तो मतलब पॉसिबल है कि जो 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी रेड ना हो। यहाँ एक्स पे पॉसिबिलिटी लिखनी है ना नंबर ऑफ रेड बॉल्स की। तो जो 2 बॉल का सिलेक्शन है उसमें से एक भी रेड ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कि 2 में से एक रेड हो एक ग्रीन हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कि दोनों ही ग्रीन हो, सॉरी दोनों ही रेड हो, ये भी पॉसिबल है। 3 रेड तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 2 ही बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो, बराबर। तो x की वैल्यू ये बनेगी 0 1 2। देखो भाई कल जो सम किए थे, मतलब जो दूसरे वीडियो में हमने सम किए थे ना, उसमें कैसे था कि उसमें x और px आपको डायरेक्टली दिया हुआ होता था। यहाँ x भी हम पहले खुद ढूंढ रहे हैं और px भी फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, समझना है इस बात को, कि x में ये पता चला कि रेड बॉल्स, या हो सकता है जो 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी रेड ना हो, या एक हो, या दोनों रेड हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे px में? तो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। रफ में कैलकुलेशन करो तो भी ठीक है, बताओ एग्जाम में कैलकुलेशन तो भी ठीक है, नहीं बताओगे ना तो भी चलेगा, कि हमें मेन जो है वो ये x और px पता होना चाहिए। बताओ तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ जैसे देखो कि भाई 3 जो है वो बॉल हैं, 2 सिलेक्ट करने,
दो सिलेक्ट करने हैं विथ रिप्लेसमेंट है, तो पॉसिबिलिटी क्या है पता है कि सपोज पहले हमने R1 सिलेक्ट किया, पहला रेड बॉल रखा और दूसरी बार में भी फिर से R1 ही सिलेक्ट हुआ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या पहले हमने R1 सिलेक्ट किया और रख के शायद R2 सिलेक्ट हो, या फिर R1 सिलेक्ट किया तो उसके साथ ग्रीन सिलेक्ट हो गया, ये पॉसिबिलिटी रहती है ना, बराबर ना। या फिर हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें पहला R2 सिलेक्ट करें तो उसके साथ R1 हो सकता है, R2 के साथ R1, या फिर R2 के साथ R2 ही हो सकता है, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है ना, कि हमने सेकंड बॉल रखा, फिर जो मतलब सेकंड बॉल उठाया, रिप्लेस किया, फिर से वही सेकंड बॉल ही आ गया। पॉसिबिलिटी है कि R2 के साथ R2 या फिर R2 के साथ जी ग्रीन भी हो सकता है कि नहीं। या वैसे ही ग्रीन के लिए रखें कि भाई ग्रीन के साथ R1 का सिलेक्शन हो सकता है, ग्रीन के साथ R2 का सिलेक्शन हो सकता है, या ग्रीन के साथ ग्रीन का सिलेक्शन हो सकता है। मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर 3 में से 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो 9 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कि 3 में से 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, 9 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें ना, कि जो प्रोबेबिलिटी हमें रखनी है रेड बॉल्स की, कि इन 9 में से 2 बॉल जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी रेड बॉल ना हो, 0 रेड बॉल हो, ऐसी कितनी कंडीशन है? 9 में से कितनी कंडीशन है जिसमें 0 रेड बॉल आ रहा है? तो उसमें भाई एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें 0 रेड बॉल है, दोनों ग्रीन आ रहे हैं। 9 में से एक ही बार ऐसा हो सकता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/9, कि टोटल 9 में से 1 ऐसी कंडीशन है कि जिसमें 0 रेड बॉल है। समझ आई बात? ये लॉजिक ध्यान आया? ऐसे ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, जो पहले वीडियो में देखे थे उसमें सब में दिया हुआ था सीधी प्रोबेबिलिटी, या एक्स वगैरह रख के ढूंढ लेते थे, यहाँ ये ढूंढना पड़ता है। अब जैसे है कि नंबर ऑफ रेड बॉल 1, कि 1 रेड बॉल हो, जो 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक रेड बॉल हो, ऐसी कितनी कंडीशन है? तो भाई देखो ये है कि एक ग्रीन एक रेड, कोई भी हो ना, R1 या R2, एक ग्रीन और रेड, एक ग्रीन और रेड, ऐसी कितनी कंडीशन आ रही है? 4 कंडीशन आ रही है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 4/9। क्या हो गया? 4/9, बराबर। फिर उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि भाई दोनों जो है वो रेड बॉल होने चाहिए हमारे, दोनों रेड बॉल। तो दोनों रेड बॉल वाली 9 में से कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4, 4 कंडीशन है। तो 4 कंडीशन जिसमें दोनों रेड बॉल आ रहे हैं, तो वो 4/9 वो भी। ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हुआ। अब मीन और वेरिएंस ढूंढना है हमें। समझ आ रही है बात? ये डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है कि नहीं वो वेरीफाई करना। एक ही रूल जो पहले दिन से देख रहे हैं हम लोग, कि px का टोटल हमेशा 1 होता है, कि px इन सब का टोटल 1, कि यहाँ पे नीचे 9 है तो ऊपर भी 1, 4 और 4 9 हो रहा है ना, 9/9 1 हो जाएगा, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, बरोबर। तो ये हो गया। अब मीन वेरिएंस ढूंढे, कि मीन और वेरिएंस ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले भी बताया हुआ है आपको, कि यहाँ 2 कॉलम तैयार करते हैं, x इंटू पी एक्स और दूसरा x² इंटू पी एक्स, ये होगा ना। तो अब x इंटू पी एक्स और x² इंटू पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ध्यान दिया करो कि इसमें सब में डिनोमिनेटर सेम ही हो, सब में 9 ही है, प्रॉपर ही है। तो अब मल्टीप्लाई करें, कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 1 इंटू 4 तो वो 4/9 होगा, और 2 इंटू 4 वो 8/9 होगा, बराबर। और वैसे यहाँ x² मतलब x का स्क्वायर करेंगे और उसको px से मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर और उसको px से मल्टीप्लाई। तो x का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, और 0 को 1/9 से वो 0 ही रहेगा। 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4/9 से वो 4/9 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 तो वो 16/9 होगा, बराबर। और इन दोनों का टोटल करें मीन और वेरिएंस के लिए, इसका टोटल करें तो 8 और 4 12, 12/9, और इनमें 16 और 4 20, 20/9, ये हो गया। अब आप मीन और वेरिएंस ढूंढो, कि जैसे मीन फाइंड करते हैं म्यू, तो उसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। तो सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, तो एक्स इंटू पी एक्स का टोटल कितना आ गया? 12/9, बराबर ना, एक्स इंटू पी एक्स। तो कल भी जैसे ढूंढा था मीन और वेरिएंस, वैसे ही कि मीन की वैल्यू डायरेक्टली x इंटू पी एक्स का टोटल 12/9। हाँ, यहाँ कट करना हो तो कट करो, यहाँ कुछ कट मत किया करो टेबल में, यहाँ भले कट करो कि दोनों 3 3 से कट हो जाते हैं, तो 4/3 ये आंसर, बराबर। और वेरिएंस ढूंढे,
कि वेरिएंस जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहते हैं उसकी फॉर्मूला आती है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स भाई इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 20 अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू पी एक्स का स्क्वायर, क्या एक्स इंटू पी एक्स ये 12, तो 12/9 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करें वेरिएंस भी मिलेगा, तो इसकी कैलकुलेशन करें ना, ये तो 20/9 यहाँ स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर 81। अब एलसीएम के लिए ये 81 है और ये 9 है, एलसीएम 81 ही रहेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 180, 9 इंटू 20 भी ना 180, और 1 से इसको करेंगे वो 144 ही, 180 माइनस 144 अपॉन 81। तो इसको इससे माइनस करें कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 अपॉन 81, ये हो जाएगा ना हमारा, हाँ 36 अपॉन 81। और आखिरी कुछ कट होता हो तो कट करो, जैसे 36 और 81 दोनों 9 से कट हो जाएंगे, 9 से कट होंगे कि 9 4 जा 9 9 जा, तो वेरिएंस ये मिल गया 4/9। आई बात ध्यान, मीन और वेरिएंस कैसे ढूंढना है ध्यान आया ना, मीन वेरिएंस मिल जाएगा सब में, उसकी दिक्कत नहीं है, आगे तो कैलकुलेशन। मीन है कि प्रॉब्लम सब में ये एक्स और पी एक्स कैसे ढूंढना है, वो मीन जो है वो लॉजिक है। फिर एक्स स्क्वायर पी एक्स इंटू पी एक्स वो तो कैलकुलेशन हो जाए, वो तो कैलसी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लॉजिक खाली ध्यान में रखना है आप लोग, बराबर। जैसे इलस्ट्रेशन 7 देखा ना, उसमें ये लॉजिक ध्यान से समझो कि ये एक्स और पी एक्स कैसे ढूंढा हमने, कि इस लॉजिक के थ्रू। अब वैसे ही इलस्ट्रेशन 8 और 9 भी देखें, इलस्ट्रेशन 8 देखें पहले हम लोग, कि उसमें भी x और px पहले मेन ढूंढना सीख लो, फिर ये तो आप लोग खुद भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो इलस्ट्रेशन 8 में कि उसमें कैसे करना है हमें, देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 8 है ना, कि उसमें दिया हुआ है कि देयर आर 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स, 2 balls are drawn without replacement from it। अब देखो, अब यहाँ पे है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहले में विथ रिप्लेसमेंट था ना, समझना। obtain probability distribution of number of white balls in the selected balls and find the mean and variance। मीन वेरिएंस तो आगे मिल जाएगा, पर यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका तैयार करना है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स का, बराबर। मतलब जो यहाँ पर x और px हम बनाएंगे ना इलस्ट्रेशन 8 के लिए, कि x और px अगर हमें तैयार करना है, तो उसके लिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हियर x denotes the number of white balls, कि व्हाइट बॉल्स का हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। मतलब यहां पर है कि 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स हैं। अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब नॉर्मल सम करना है, विथ रिप्लेसमेंट हो तो पहले की तरह ना सब कंडीशन लिखनी पड़ती है। अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है कि भाई एक बॉल सेलेक्ट किया, उसको रखा नहीं, फिर दूसरा बॉल सेलेक्ट किया, तो भाई यहाँ 4 बॉल हैं और उसमें से सिलेक्ट हमें 2 बॉल ही करने हैं। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई एक्स पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं व्हाइट बॉल्स के, व्हाइट बॉल्स के ही हमें नंबर लिखने हैं ना यहाँ एक्स पे। तो पॉसिबल है कि जो हम 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी व्हाइट बॉल ना हो, 0 हो। पॉसिबल है कि जो 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं दोनों ब्लैक हो जाए, मतलब 0 व्हाइट बॉल है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बराबर। या फिर पॉसिबल है कि उसमें एक व्हाइट हो, कि एक व्हाइट और एक ब्लैक हो, 2 बॉल जो सिलेक्ट करना है। या पॉसिबिलिटी है कि दोनों व्हाइट हो उसमें, कि दोनों ही व्हाइट हो, ब्लैक बॉल 0, कि दोनों ही व्हाइट बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। तीनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और तीनों ये पॉसिबिलिटी है भाई, उसके आगे की कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, 3 वगैरह कुछ भी नहीं, बस इतना ही, बराबर ना। पहले x की वैल्यू माइंड में क्लियर हो जाए, फिर अब उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि अब px कैसे ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या, कि अगर 0 व्हाइट बॉल है तो क्या प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए कैसे, तो उसके लिए या डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट, या चैप्टर 1 में जैसे मेथड करते थे ना वैसे, वो चैप्टर 1 में याद है m और n करके हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते थे, वैसे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी कि भाई ये 3 अगर हमने लिखे ना x की वैल्यू, तो वो 3 x की वैल्यू में पॉसिबिलिटी है कि भाई इवेंट a b और c करके ढूंढो, बराबर। और पहले टोटल सिलेक्शन लिख दो, कि देखो जैसे हम चैप्टर 1 में जैसे करते थे ना वैसे ही, कि टोटल सिलेक्शन लिखें पहले, कि टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स आउट ऑफ 4, टोटल 4 हैं उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, n की वैल्यू कहते हैं, तो 4c2,
4C2 ना सिलेक्ट करने हैं, तो 4C2 उसका आंसर आ जाता है कि 4 इंटू 3 नीचे 2 इंटू 1, तो आंसर 6 कि टोटल जो है वो 6 है। 6 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल कि जो हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए इवेंट ए करके लिखो। इवेंट ए में, कि इवेंट ए हम लोग लिख रहे हैं कि 0 व्हाइट बॉल्स हैं, कि एक भी व्हाइट बॉल नहीं, जो 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही ब्लैक बॉल हो, कि 2 ब्लैक बॉल्स। तो मतलब m कितना आ जाएगा कि 2 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से दोनों ही ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा 2C2। क्या हो जाएगा 2C2, कि 2C2 उसका आंसर हो जाएगा कितना 1। 2C2 का आंसर 1, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PA इक्वल टू m अपॉन n, के 1/6, कि 1/6 ये प्रोबेबिलिटी, कि जब दोनों ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 1/6। तो ये पहले का आंसर मिल गया हमें 1/6, बराबर। फिर इवेंट बी करके लिखो आप, कि इवेंट बी के उसमें 1 ब्लैक और 1 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है। वही है ना, कि इसमें हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 व्हाइट है तो 1 ब्लैक है, ऐसे सिलेक्शन हो रहा है। तो 1 ब्लैक और 1 व्हाइट, तो उसके लिए हम कैसे लिखें, तो उसके लिए m की वैल्यू होगी कि एक ब्लैक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 में से एक 2C1 एंड एक व्हाइट, एंड मतलब मल्टीप्लाई, कि एक व्हाइट सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 व्हाइट में से एक व्हाइट, तो वो 2C1, ये सब पहले चैप्टर में करते थे हम उसकी तरह। तो 2C1 इंटू 2C1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, आंसर 4, m की वैल्यू 4। तो मतलब दूसरी प्रोबेबिलिटी मिलेगी PB इक्वल टू m अपॉन n, तो वो 4/6। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी मिली हमें 4/6। ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ भाई करना ही पड़ेगा ऐसे, अगर ना आता हो तो दूसरा भी एक लॉजिक बता रहा हूँ, चलो दूसरा भी एक बता रहा हूँ, ये अगर ऐसे कर ले तो ये सिंपल मेथड है, बाकी दूसरे भी एक लॉजिक बता रहा हूँ, अगर उससे आपको ध्यान में रहता हो तो पहले इसमें भी लिख दे, कि चलो अब इवेंट सी, कि इवेंट सी दूसरे में हमने क्या सिलेक्ट किया कि भाई 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है। ये लॉजिक तो हमें रखना ही पड़ेगा कि व्हाइट बॉल्स कितने हो सकते हैं, 0, 1 या 2, कि जो 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें दोनों व्हाइट बॉल्स ही हो, के 2 व्हाइट बॉल्स उनका सिलेक्शन, तो मतलब उसमें आ जाएगा दोनों व्हाइट अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2C2, 2C2 मतलब के उसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई PC इक्वल टू m अपॉन n, मतलब के 1/6, n पे तो यही 6 लिखा ना, तो सब में वही रहेगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें 1/6। ये आंसर हुआ। चेक करना हो कि हमारी प्रोबेबिलिटी करेक्ट है तो वैसे ही चेक करो कि सबका टोटल 1 हो रहा है ना, कि यहाँ 1, 4 और 1, तो 6, 6/6 1 हो रहा है ये, बराबर। ये ऐसे ढूंढना है सबकी प्रोबेबिलिटी। अब मीन वेरिएंस, मीन वेरिएंस आप खुद ढूंढ लेना, इजी है, जैसे पहले मैं बताया वैसे ही आप मीन और वेरिएंस ढूंढ सकते हो, बस इसी का ही लॉजिक ध्यान में रखना है, ये लॉजिक ध्यान में रखना। अब जैसे हो गया, इसका अगर सेकंड मेथड बताए कि दूसरा कैसे, अगर ये ना करना हो तो इवेंट ABC ना करना हो, तो हमारी जैसे टोटल आउटकम्स है ना, कि टोटल 4 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं, वो 6 आउटकम आपको नीचे लिखने पड़ेंगे। 6 आउटकम क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा हमें, तो फिर जो है वो हो सकता है कि आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिले। जैसे पहला सम किया था उसमें 9 आउटकम्स थे, तो आपने 9 लिखे ही ना, R1 R2 वो सब करके लिखे थे कि नहीं, बराबर ना। तो अब पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर आपको ये लिखने हैं, ये ढूंढना है, तो पहले 6 आउटकम्स लिखो, कि जो 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, पॉसिबिलिटी है कि भाई 2 ब्लॉक, 2 जो है वो ये ब्लैक बॉल्स है ना, उसे सपोज B1 और B2 कहें, और जो 2 व्हाइट हैं उसे सपोज W1 और W2 कहें सपोज। तो देखो जैसे सिलेक्शन करें कि 2 बॉल सिलेक्ट करने, पॉसिबिलिटी है कि भाई फर्स्ट ब्लैक बॉल के साथ जो है वो दूसरा भी ब्लैक बॉल हो, B1 के साथ B2 का सिलेक्शन, ये पॉसिबिलिटी है ना। या फिर कि फर्स्ट जो है वो ब्लैक बॉल के साथ एक व्हाइट बॉल हो, फर्स्ट व्हाइट बॉल B1 के साथ जो है वो W1, या पॉसिबिलिटी है कि B1 के साथ जो है वो W2 हो, कि B1 उसके साथ W2 इस फर्स्ट ब्लैक के साथ सेकंड व्हाइट बॉल हो, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है ना। या फिर अब जो है वो इससे सिलेक्शन करें कि ये B2 है, वो B2 का सिलेक्शन जो है वो अब B1 के साथ नहीं, क्योंकि B2 और B1 का सिलेक्शन हो चुका है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में तो आगे पीछे का सिलेक्शन सेम ही है ना, अब B1 या B2 सिलेक्ट करो या B2 और B1 सिलेक्ट करो, एक ही बात है।
तो अगर आप सेकंड ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि सेकंड ब्लैक बॉल को फर्स्ट व्हाइट बॉल के साथ आगे ही जाना है, समझो कि B2 का W1 के साथ सिलेक्शन, या फिर B2 का W2 के साथ सिलेक्शन, बराबर, ये पॉसिबिलिटी है ना। फिर अगर W में देखें तो सपोज W1 का इनके साथ नहीं, क्योंकि W1 का इन दोनों के साथ सिलेक्शन हो चुका है, W1 का B1 से भी हो गया, W1 का B2 से भी हो गया, तो W1 का W2 से सिलेक्शन, मतलब दोनों व्हाइट बॉल का सिलेक्शन, कि W1 और W2 ऐसे सिलेक्शन, बराबर ना, आगे ही जाए, और W2 का सिलेक्शन नहीं, उसका सिलेक्शन सबसे हो गया, तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिली ना, बराबर ना। आपको ये ना ध्यान रहता हो डायरेक्टली, तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी, जैसे पहले मैं 9 पॉसिबिलिटी लिखी थी, अब उसमें चेक करो कि जीरो व्हाइट बॉल आते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है कि जिसमें जीरो व्हाइट बॉल हो। तो भाई देखो, ये एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें जीरो व्हाइट बॉल है, बाकी सब में तो है व्हाइट बॉल से, तो जीरो व्हाइट बॉल वाला एक ही पॉसिबिलिटी है 6 में से, तो वो 6 में से एक 1/6। एक व्हाइट बॉल हो, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो भाई देखो ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है, चारों में एक व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है कि नहीं, ये 4 कंडीशन, तो वो 4 6 में से 4। या भाई 2 व्हाइट बॉल हो, ऐसी कितनी कंडीशन, तो 2 व्हाइट बॉल हो, ऐसी ये एक ही कंडीशन है कि जिसमें दोनों व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं 6 में से, तो उसके लिए भी 1/6। या ऐसे कैसे भी, ये तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद मीन और वेरिएंस आएगा। सही बात है ना, एग्जाम में कैसे भी बनाओ, या ये डिस्क्राइब करो या ये डिस्क्राइब करो, कुछ भी एक उस सप्लीमेंट्री में डिस्क्राइब करना, फिर उसके अकॉर्डिंग ये लिखो, ठीक है ना, जो इजी लगे आपको। अब फिर उसके बाद मीन और वेरिएंस ढूंढो, अब मैं नहीं ढूंढ रहा हूं, आप लोग ट्राई करो कि मीन और वेरिएंस वैसे ही कि आप जैसे ढूंढते हो ना x इंटू पी एक्स, फिर दूसरा x² इंटू पी एक्स, जैसे इलस्ट्रेशन 7 में ढूंढा था, वैसे ही इनका मल्टीप्लाई करके मीन और वेरिएंस फाइंड कर लो, इजी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ लो कि x और px कैसे बनाया है, ये दोनों ढूंढो आप लोग। फिर अब इलस्ट्रेशन 9 समझे, इलस्ट्रेशन 9 वो भी वैसे ही लॉजिक से है, समझना उसे ध्यान से। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 9 है कि उसमें दिया हुआ है कि लेट x denote द मैक्सिमम इंटीजर अमॉन्ग द आउटकम ऑफ choosing टू डाइस स्टिमुलसली, ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। ये भी वही कि डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, फिर मीन और वेरिएंस हमें ढूंढना है, बराबर। तब यहाँ पे जो x और px का डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो x में दिया हुआ है x डेनोट द मैक्सिमम इंटीजर अमॉन्ग द आउटकम्स ऑफ टोजिंग टू डाइस, कि 2 डाइस चला रहे हैं और उससे जो आउटकम्स मिलते हैं, तो देखो भाई 2 डाइस चला रहे हैं तो उससे ये 36 आउटकम्स मिलते हैं, पता है ना, 36 आउटकम 2 डाइस के लिए बहुत बार आ चुका है, और कोई भी ऐसा सम हो तो ये 36 आउटकम्स जरूर लिखना, एग्जाम में ऐसा एक आधी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए 36 टोटल आउटकम्स तो लिखने ही पड़ेंगे। फिर उसके हिसाब से कोई भी टेबल बनाओ, कि जैसे यहाँ पर जो टेबल तैयार करना है x और px के लिए, तो यहाँ x में क्या दिया हुआ है कि x डेनोट्स द मैक्सिमम इंटीजर, x डेनोट द मैक्सिमम इंटीजर, किसका मैक्सिमम इंटीजर, अमॉन्ग द आउटकम ऑफ टोजिंग टू कॉइन्स, टू डाइस, अमॉन्ग द आउटकम्स ऑफ टोजिंग टू डाइस। अच्छा, मैक्सिमम इंटीजर मतलब क्या, कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा नंबर जो है वो आ सकता है, मैक्सिमम इंटीजर कौन कौन से नंबर इसमें आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। कि देखो भाई अगर जो है वो यहाँ पर ये 36 आउटकम आ रहे हैं, तो हर नंबर के लिए 36 में से कॉमनली इंटीजर देखो तो 1 to 6 तक के हैं, और 1 to 6 में 36 में ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने जिसमें वो नंबर मैक्सिमम टाइम आता हो। मतलब समझो, पहले तो अगर नॉर्मल इंटीजर ही करें, मैक्सिमम चलो बाद में, पहले नॉर्मल इंटीजर की बात करें, तो x में आ जाएगी वैल्यू के 1 to 6 तक, कौन से जो है वो नंबर उसमें आ सकते हैं, कौन से इंटीजर 1 to 6, न 6 1 से कम होगा ना 6 से बड़ा, और कोई नंबर इसमें है नहीं। अब उसमें हर एक को मैक्सिमम मानकर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, x पे लिखना है मैक्सिमम इंटीजर, इंटीजर तो लिख लिया, अब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऐसा कि सपोज अगर हम मैक्सिमम 1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 36 है ना, 36 में से ऐसे नंबर ढूंढो कि जिसमें मैक्सिमम 1 ही हो, 1 से बड़ा नंबर कोई भी ना हो, ऐसे 1 या उससे छोटा नंबर हो ना, ऐसे सब आउटकम ढूंढो। मैक्सिमम वही कहेंगे, मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट यहाँ पे काउंट करो, कि भाई मैक्सिमम 1 अगर गिनना है, मैक्सिमम इंटीजर अगर 1 गिने हम,
तो 36 में से ऐसे नंबर ढूंढो कि जिसमें बड़े से बड़ा नंबर 1 हो, 1 से बड़ा नंबर कोई ना हो। तो 1 से बड़ा नंबर कोई नहीं ना, तो ऐसा ये एक ही है भाई, ये एक ही 1 1। बाकी सब में भी 1 और 2, 1 और 2, 2 1 से बड़ा नंबर हो गया, 1 और 3 उससे बड़ा नंबर हो गया, या ये भी 2 3 सब उससे बड़े नंबर हो रहे हैं, बरोबर। मैक्सिमम 1 आए ऐसे नंबर ढूंढो। तो मैक्सिमम 1 वो ये एक ही है, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/36 कि 36 में से वो एक ही है। अब जैसे मैक्सिमम 2 आते हो, तो मैक्सिमम 2 मतलब भी वही कि भाई बड़े से बड़ा नंबर 2 हो, 2 से छोटा नहीं, 2 से छोटा सिलेक्ट हो गया उसे छोड़ दो, बड़े से बड़ा नंबर 2 हो ऐसा नंबर ढूंढो। तो ऐसा नंबर ढूंढो ना, जैसे भाई ये 1 और 1 इसमें तो 2 है ही नहीं और वो तो सिलेक्ट भी हो गया, तो मैक्सिमम 2 जैसे 1 और 2, हाँ इसमें 2 है, 2 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। 1 और 3 ये नहीं कि इसमें जो है वो बड़ा नंबर 3 आ गया, 2 से बड़ा नंबर आ गया, वो नहीं है। 1 और 4 वो भी नहीं कि उसमें भी 2 से बड़ा इंटीजर आ गया, वो कि मैक्सिमम 2 ही रहना चाहिए। तो मैक्सिमम 2 रहना चाहिए ना, तो उसके लिए ये 3 नंबर आ सकते हैं, ये 3 1 2 2 2 2 1, इन तीनों में 2 ही है, 2 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। बाकी सब में देखो, बाकी सब में 2 से बड़े नंबर हो गए उसमें, बरोबर ना। तो मैक्सिमम 2 आता हो ऐसे कितने नंबर है, ये 3 नंबर है, ये तो सिलेक्ट हो गया था, उसके बाद ये 3 नंबर है, तो उन 3 के लिए यहां पे लिख सकते हैं उसको 3/36। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/36, वो आएगा ना उसका नंबर। अरे बात समझ में। अब डायरेक्ट लिखो 3/36, यहाँ देखो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, साइड में उन्होंने जो वो पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं ब्रैकेट में, तो वैसे लिखो तो भी ठीक है। डायरेक्ट लिखोगे, ये लिखने के बाद ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई, इसके बाद ये लिखोगे तो भी ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम 3 आते हो कि 3 से बड़े इंटीजर ना हो, उसके लिए फिर ये नंबर रहेंगे, एक एक ही बढ़ेगा कि उसके लिए देखो ये 5 नंबर होंगे कि जिसमें मैक्सिमम 3 है, 3 से छोटे भी नहीं जो सिलेक्ट हो गए, और 3 से बड़े वाले तो सिलेक्ट ही नहीं करने हमें, इन सब में 3 से बड़ा नंबर 4 आ जाता है फिर, बराबर। तो मैक्सिमम 3 हो ऐसा नंबर कौन कौन से हैं, ये सब है भाई जिसमें मैक्सिमम 3 है। कितने, तो ये 5 नंबर हो रहे हैं, ये 5 ना, मतलब उसका आउटकम आ जाएगा 5/36। फिर मैक्सिमम 4 हो वैसा, तो मैक्सिमम 4 मतलब कि इनमें से जो मैक्सिमम 4 रहता हो, तो उसके लिए देखो, उसके लिए ये नंबर रहेंगे फिर कि इन सब में मैक्सिमम 4 है, बाकी सब में 4 से बड़े नंबर 5 आ जाते हैं, और इनमें तो 4 से छोटे नंबर हो गए। मैक्सिमम 4, ये छोटे तो सिलेक्ट हो गए थे, मैक्सिमम 4 में ये नंबर सिलेक्ट होंगे, कितने होंगे, 4 और 3 7, तो उसका आंसर आ जाएगा 7/36। फिर मैक्सिमम 5 हो वैसा, तो मैक्सिमम 5 हो ऐसे इंटीजर, तो ऐसे इंटीजर ये हैं कि जिसमें मैक्सिमम 5, ये 5 से बड़े नंबर है, सब में 6 है कि नहीं, वैसे ही चल रहा है ना कि मैक्सिमम 5 में यही नंबर सिलेक्ट हो रहा है कि ये सबका सिलेक्शन कितने नंबर हो जाते हैं, ये 5 और 4 9, कि यहाँ हो जाएंगे 9, 9/36। और आखिरी में मैक्सिमम 6 नंबर, तो मैक्सिमम 6 इंटीजर के लिए ये लास्ट के हैं कि ये मैक्सिमम 6, उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, और उससे छोटे सब सिलेक्ट हो गए, बराबर। तो मैक्सिमम 6 आते हो ऐसे कितने, तो भाई ये नंबर है, कितने नंबर हो गए, तो 6 और 5 11 नंबर हो गए, तो उसका आंसर 11/36। ये हमारा x और px का टेबल बना। आपको चेक करना हो तो चेक कर लो कि इन सब का टोटल भी जो है वो 1 ही आ रहा है ना, सबका टोटल जो है वो 36 होगा ऊपर, ये 4 और 5 9 और 16 16 और 20 36, बरोबर। आ गया ना ये टोटल, ये मिल गया। यही लॉजिकली ढूंढना है, फिर आगे मीन और वेरिएंस वो ढूंढो वैसे ही जैसे आगे सब में ढूंढा है कि अब मीन और वेरिएंस ढूंढो, x इंटू पी एक्स का यहाँ पे कॉलम बनाओ और दूसरा x² इंटू पी एक्स। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ और मीन और वेरिएंस फाइंड करो। ढूंढ पाएंगे वैसे, पक्का, हाँ भाई ढूंढ पाएंगे, ढूंढो ऐसे अच्छी तरह से। अब जैसे इलस्ट्रेशन 9 देखा ना, अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन 10। अच्छा, इलस्ट्रेशन 10 में मीन वेरिएंस नहीं ढूंढना है, पर एक थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ है, वो लॉजिक समझना। इलस्ट्रेशन 10 स्पेशल इलस्ट्रेशन टिक करना, वो एक आखिरी इलस्ट्रेशन देख लें हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 10 है, इसमें दिया हुआ कि इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइफ टेबल दैट probability that a 40 years old man will live one more year is 0.95, कि कोई 40 year old person एक साल ज्यादा जी रहा है ना, उसकी probability 0.95 है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विशेष टू सेल 1 year लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹10,000 टू सच अ मैन। जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो ऐसे लोगों को जो भाई एक साल ज्यादा जी रहे हैं, उन लोगों को 10,000 की पॉलिसी सेल करना चाहती है।
what should be the minimum premium of the policy so that the expected gain of a company would be positive. कि यहाँ पर हमें मिनिमम प्रीमियम बताना है, कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम दे, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी ना 10,000 का, उस 10,000 के इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा कि जिससे कंपनी को फायदा हो, उसका एक्सपेक्टेड गेन वो जो है वो कंपनी का पॉजिटिव रहे, मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पॉजिटिव में रहे, लॉस में न जाए कंपनी। सिंपल वे, हमें कंपनी का प्रीमियम ढूंढना है कि जिससे कंपनी लॉस में न जाए। अच्छा, प्रीमियम ढूंढना मतलब क्या, हमें पता है प्रीमियम कितना होगा या क्या होगा, तो उसे हम सपोज करेंगे। तो देखो इनके हिसाब से भी अगर देखें ना, तो भाई प्रीमियम कितना हो सकता है कि सपोज जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हम लोग के रखे, जैसे इन्होंने भी के सपोज किया, हम के, आप कोई भी अल्फाबेट सपोज करो, भले सी सपोज करो, कि भाई सपोज के प्रीमियम रखते हैं उनके लिए कि जिन्हें जो है वो हमें इंश्योरेंस बेचना है, और किसे इंश्योरेंस बेचना है, जो 1 साल ज्यादा जी रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, बराबर। तो सपोज हमें डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग तो एक्स और पी एक्स तैयार करते हैं ना, तो यहाँ पर x मतलब हम लोग लिख देते हैं, जैसे पहले में भी लिखते थे कि सपोज x डेनोट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, या तो फिर उन्हें कितना गेन हो रहा है कंपनी को, वो कि प्रीमियम की अमाउंट, कि सपोज प्रीमियम की अमाउंट हमारी k है, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी दी गई है भाई, ये प्रीमियम हम किसको दे रहे हैं, ऐसे लोगों को कि जो 1 साल ज्यादा जी रहे, 40 के बाद 1 साल ज्यादा जी रहे, और ऐसे लोगों के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी दी गई है कि 40 से ज्यादा साल जीने वाले की जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.95 है, मतलब ये प्रीमियम है, तो उस प्रीमियम जिसको मिलेगा ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी भी है, तो ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो वो प्रोबेबिलिटी 0.95 हो गई, ये इसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो बस ये इतना थोड़ी भाई, दूसरा भी तो आंसर होना चाहिए, टेबल में इतनी वैल्यू है और के ढूंढना है, अब के अकेला थोड़ी मिलेगा, कुछ दूसरा भी तो हमें होना चाहिए ना, तो दूसरा हम कैसे ढूंढें फिर, तो दूसरा ऐसे ढूंढें कि हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, समझना भाई, उल्टा चलेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, उसमें से ये एक प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.95 और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करके ढूंढ सकते हैं ना, कि दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है हमारी, 0.05 हो सकती है, बरोबर, 0.05, ये ना, तो भाई दोनों का टोटल मिलाकर 1 हो जाए, और ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी उनके लिए कि जो पर्सन 40 की एज के बाद मर जाते हो, डेथ हो जाती हो जिनकी, ये 95 की प्रोबेबिलिटी किसके लिए दी गई है टेक्स्ट बुक में, कि भाई जिससे जो है वो 40 के बाद 1 साल ज्यादा जीते हो, उसके लिए ये दिया हुआ है, तो ये उसके लिए हो गया ना कि जो मरते हो, और जिन्हें जो मरते हो तो उन्हें प्रीमियम जो है वो जो पॉलिसी है उससे कम मिलेगा ना, मतलब सपोज जो जी रहे हैं उसे जो है वो प्रीमियम के का मिलेगा, तो जो मर रहे हैं उसे प्रीमियम, हमारी टोटल इंश्योरेंस कितने का है, कि टोटल इंश्योरेंस हमारा 10,000 का है, इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 की है, तो वो 10,000 में से उतना माइनस होके मिलेगा, जो मर रहे हैं उसे कितना प्रीमियम होगा, तो के माइनस 10,000 होगा, बराबर है, जितना इंश्योरेंस है जो जी रहे हैं उससे जो है वो अलग प्रीमियम उसको मिलेगा ना, और टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है 10,000 की है, तो वो उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, समझो भाई, ये एक टेबल बना हमारा उल्टा, बरोबर ना, पहले सब में एक्स और पी एक्स अलग दिया हुआ होता था, यहाँ ऐसे दिया हुआ है कि जो जी रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 95, तो जो मर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, जी रहे हैं उसकी जो है वो प्रीमियम सपोज के है, तो जो मर रहे हैं उसका प्रीमियम, तो टोटल इंश्योरेंस में से माइनस के माइनस 10,000, अरे बात ध्यान, कि 10,000 की पॉलिसी है, समझो 2,000 इसे अगर प्रीमियम दे रहे हैं, तो 7,000 इसका, सॉरी 8,000 का इसका प्रीमियम होगा, समझ आ रही है ना बात है, ऐसे बनेगा ना वो, तो ये जो है वो हमारी वैल्यू बनी कि के और के माइनस 10,000, देखो यहाँ टेबल में भी वैसे ही बना हुआ है, अब इनके ऊपर से के ढूंढना है, अब देखो पॉइंट यहाँ ऐसा है कि हर सम में जब मिसिंग वैल्यू ढूंढी ना, तो मिसिंग वैल्यू पी एक्स में होती थी कि सबका टोटल 1 है, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग के ढूंढते थे, पर यहाँ पी एक्स तो दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू मिसिंग है, वो ढूंढनी है हमें, तो ये ढूंढेंगे ना, ये ढूंढेंगे हम मीन की फॉर्मूला से, मीन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका ऐसा प्रीमियम बताओ कि जिनका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो पॉजिटिव रहे, एक्सपेक्टेड गेन मतलब उसका एवरेज मीन पॉजिटिव में हो, बरोबर ना, मीन जो है वो 0 से ज्यादा हो, ऐसे,
तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू भी ढूंढनी है ना तो मीन के अकॉर्डिंग, और मीन के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, मीन ढूंढने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इंटू पी एक्स, वो टोटल करते हैं ना, मल्टीप्लाई ना। सपोज यहाँ मल्टीप्लाई करो k इंटू 0.95, तो वो 0.95 k ऐसे हो जाएगा, और ये k माइनस 10,000 इंटू 0.05, तो वो 0.05 इंटू k माइनस 10,000, बराबर। और मीन के लिए इन दोनों का प्लस, अब k में है, सपोज हम अगर यहीं पे ही प्लस कर दें कि मीन जैसे होता है, तो मीन के लिए लिखते हैं सिग्मा x इंटू पी एक्स। सिग्मा क्या करते हैं, x इंटू पी एक्स, कि x इंटू पी एक्स का टोटल मतलब कि ये 0.95 k प्लस 0.05 k माइनस 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 0.95 k और प्लस 0.05 का दोनों से मल्टीप्लाई, 0.05 का k से मल्टीप्लाई करो तो वो कितना हो जाएगा 0.05 k, और 0.05 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो दो जीरो कट हो जाएंगे, बचेगा 500 ना। तो भाई यहाँ पर 0.95 और ये k अगर रखें 0.95 और 0.05, तो वो हो जाएगा 1k, 1k माइनस 500। सपोज 500 को इक्वल टू के इस साइड मीन की वैल्यू कुछ है नहीं, सपोज 0 गिन ले अगर, और 500 को यहाँ ले जाए अगर, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, बराबर। ये सपोज वैल्यू मिली 500, जो यहाँ पूछा हुआ है कि भाई मिनिमम प्रीमियम कितना होना चाहिए कि जिससे एक्सपेक्टेड गेन पॉजिटिव में रहे, तो यहाँ दिया हुआ है कि मिनिमम प्रीमियम 500 रुपए का होना चाहिए। k की वैल्यू जो मिली वो मिनिमम प्रीमियम 500 या उससे ज्यादा हो तो उनको एक्सपेक्टेड गेन कंपनी को पॉजिटिव रहेगा, मतलब एवरेज उनका प्लस में आएगा, बराबर ना। यहाँ एवरेज सपोज हम 0 गिन के चल रहे हैं, तो 0 के हिसाब से 500 यहाँ पे आएगा, तो वो k इक्वल टू 500 मिला ना, मतलब प्रीमियम की वैल्यू 500 होगी तो उसका एवरेज 0 होगा, और अगर प्रीमियम की वैल्यू 500 से ज्यादा हुई तो एवरेज उनका भी पॉजिटिव में रहेगा, जो पूछा हुआ है कि एवरेज पॉजिटिव में आना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ k इज ग्रेटर देन 500, देन एवरेज या मीन विल बी पॉजिटिव, कि अगर k की वैल्यू एग्जैक्ट 500 हुई तो एग्जैक्ट 0 मिलेगा यहाँ पर, और अगर जो है वो 500 से ज्यादा हुई वैल्यू तो एवरेज जो है वो पॉजिटिव में 0 से बड़ा नंबर मिलेगा हमें। आई बात ध्यान, समझ में आ रहा है ये पॉइंट। ये एक ही इलस्ट्रेशन ऐसा है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पर याद रख लेना कि उसको ऐसे सॉल्व करना है हमें, बराबर, समझ लो ये। तो आज जैसे ये प्रॉब्लम सम्स देखे ना, अब जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सम्स है ना वो आप ट्राई करना, कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सम में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस हैं, वो आपको ट्राई करना है। फिर सेक्शन ई में है कि सेक्शन ई में 2 और 7 वाला क्वेश्चन है, सेम ही है, इजी है बहुत, वो हो जाएगा, वो ट्राई करना। और सेक्शन एफ का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा नहीं जाता क्योंकि ये चैप्टर ही आपका 2 मार्क्स में आता है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि सेक्शन एफ का फर्स्ट सम हमें करना है ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सेक्शन एफ का जो 2 सम दिए हुए हैं ना वो एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये चैप्टर आता ही आपका 2 और 3 मार्क में है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से ट्राई करो, बराबर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख रहा हूँ इनके आंसर्स की, आप अच्छी तरह से ट्राई करना और ये एग्जांपल्स देखना। फिर नेक्स्ट जब फ्राइडे आएगा तो उसमें चैप्टर की दूसरी मेथड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, बराबर। तो ये एक प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सब मेथड एक बार अच्छी तरह से देख लेना आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू।